बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 27वीं तरमीम के हवाले से भी, और उसके अलावा हम बात करेंगे पाक अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से भी। 27वीं तरमीम एक मुअम्मा है, एक जिक्सी पज़ल बन चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं 2 दिन से ये बात कर रहा था कि ये रेड लाइन है 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के लिए। उसकी किसी भी शिक को छिड़ा गया तो पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बाकायदा तौर पर एहतजाज आएगा। गुज़श्ता रोज़ CEC के इजलास के बाद जो तय हुआ, बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रात बात की, आज का इजलास जारी है। बात वही आई है, उन्होंने कहा है आर्टिकल 243 के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को हम मुस्तरद करते हैं। अब इसमें जजेस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी बात है, इसमें सूबाई हकूक़ के सल्ब होने की भी बात की गई है। ये पीपल्स पार्टी के हवाले से बात मैं कर रहा हूँ कि जिसमें NFC अवार्ड की बात हो रही है, खुद सूबाई खुद मुख्तारी के तहत प्लानिंग और पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर हम बल्दियाती इंतखाबात की, तो वो भी आ जाती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें एक अलहदा रोल अदा करेगी। उनका एक अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो मज़ीद क्या पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत तो समझ रही है फैसल वाडा की तरफ से कि जी लोग PTI के टूट चुके हैं, आज़ाद पंछी जो है वो उड़ के उनके पल्लड़े में जा चुके हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के। खुशामदीद कहते हैं खटक साहब। थैंक यू आसिम भाई। शाहिद खटक साहब, सबसे पहले तो सवाल यह है कि आप लोगों को मालूम है क्या कि आपके लोग टूटे हैं? मेरे ख्याल में तो लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो काजी फाइज ईसा ने, साबिका जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो सहूलत कारी की, जो लार्जर बेंच का फैसला ना माना गया, जो हमारे हिस्से की मखसूस नशस्तें, जो तहरीक इंसाफ की खवातीन और अकलियत की नशस्तें थी, वो नशस्तें तो जो है वो बांट दी गई है बंदर बांट के जरिए। मौजूदा जो हुकूमत है वहाँ पे वो सारे बैठ गए हैं। तो मेरे ख्याल में तो ना उनको तादाद की जरूरत है और ना किसी की तोड़ने की। और अगर किसी ने शौक पूरा करना है, जाना भी है, जाए, हमें से कोई फर्क अब नहीं पड़ता। तो आइडिया है आप लोगों को कि आपके तकरीबन कोई 17, 18, 19 या 20 लोग, जो कहा जा रहा है, जो फैसल वाडा साहब ने पेशन गोई की, उसके मुताबिक तो यही देखा जा रहा है सेनेट और कौमी असम्बली के आपके लोग जो हैं वो जा चुके हैं या जाने वाले हैं। जो पिछली तरमीम में भी कहा जा रहा था कि वो शामिल होने जा रहे थे, अचानक वो फिर मामला तय हो गए। अभी भी कहा जा रहा है कि नंबर गेम पूरी है। देखिए, फैसल वाडा को तो ना हम इतना सीरियस लेते हैं। और मुझे इमरान खान साहब कि एक वो उनकी तकरीर याद आ गई। उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये मुनाफिक जो होते हैं, मुनाफिक जो है ये जहन्नम में काफिरों से भी नीचे दर्जे में होंगे, और सबसे नीचे जो दर्जा है वो मुनाफिकों का है। मुनाफिक वो होता है कि जो मुंह पे कुछ और कहता है, करता कुछ और है। तो ये एहसान फरामोश लोग जिनको इमरान खान ने बनाया, इमरान खान साहब उनको ऊपर लेके आए, उनको लीडर बनने का मौका दिया, और फिर बाद में जब मुश्किल वक्त आया सारे साथ छोड़ के चले गए। तो अगर अभी भी कोई हमारी पार्टी में ऐसा है जिसको शौक है जाने का, तो बिल्कुल शौक पूरा कर ले। जो भी इमरान खान साहब को छोड़ेगा, पाकिस्तानी कौम उसको छोड़ेगी। फार्मूला बड़ा सिंपल है। तो जो इमरान खान के साथ रहेगा उसके साथ कौम खड़ी रहेगी। बाकी मुश्किल भी है, हालात भी, मुश्किलात भी हैं तहरीक इंसाफ के लिए, बुरा वक्त भी है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे ईमान है कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। शाहिद खटक साहब, एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, मेरी बात हुई थी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से भी। 26वीं तरमीम में आप लोगों की टीम कमेटी में शामिल थी, और आप लोगों के मसवदे को अप्रूवल के बाद मौलाना साहब ने एक मसवदा जो पेश किया था, जिसमें जो शिक्के थी वो शामिल की गई थी, और उसके अकॉर्डिंगली वो तमाम चीज़ें की गई। लेकिन आप लोगों ने उसके बावजूद बाइकआउट किया, और आप लोगों ने कहा, इनहराफ कर दिया कि हम नहीं थे इसमें अप्रूवल वाली लाइन में, या फिर हम उसमें अप्रूव करने वाले लोग नहीं थे, हमारी मर्जी से नहीं हुआ। फिर आपकी जो मुलाकात बानी PTI की करवाई गई थी, मौलाना साहब ने करवाई थी, वो कहते हैं अभी भी मुलाकात का जो CM KPK से मसला है वो हल करवा दूंगा। लेकिन बात यह है कि पहले आप लोग इस चीज़ को माने और तस्लीम तो करें। 26वीं आईनी तरमीम को हमने किसी भी लेवल पे, किसी भी फोरम के ऊपर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मौलाना साहब अपोजिशन के बेंचों के ऊपर बैठे हैं तो हम जरूर गए उनके पास। देखिए, वो नंबर गेम थी, उस वक्त तादाद बड़ी क्लोज थी।
अगर मौलाना साहब उनके साथ ना जाते तो शायद 26वीं आईनी तरमीम जो थी ये मंजूर ना होती। लेकिन मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके अपने फैसले हैं, वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी भी लेवल के ऊपर इसको ना सपोर्ट किया, ना हमने कोई रिकमेंडेशंस दी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की कराने से फ़ायदा क्या हुआ? 1 साल हो गया है आसिम भाई 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर हुए, लास्ट नवंबर में मंजूर हुआ था 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन उसके बावजूद आज देखें सुप्रीम कोर्ट का आप हाल देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देख ले, लाहौर हाई कोर्ट मुकम्मल फारिग हो गया, क्योंकि ना तो वहां से किसी को इंसाफ मिल रहा है, ना आपको तवक्को है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगी। और ये इसलिए कि जब अपने मर्जी के जजेस लाए गए, सीनियर जजेस को रिटायर्ड किया गया, सीनियर जजेस को बाईपास किया गया, और जजेस ने भी इस इशू के ऊपर बड़ा असूली मौक़िफ़ भी रखा, स्टैंड भी लिया, जिन्होंने लेटर्स लिखे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने पैदल मार्च भी किया, अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया, और ऑन द रिकॉर्ड जजेस ने रिकॉर्ड कराया कि जी हमें आजादाना फैसले जो है वो नहीं लेने दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का अलकादर का जो केस है, तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं कि वो लग ही नहीं रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे जो वो फैसला दे जो हमें सपोर्ट करे, लेकिन कम से कम आप केस को सुनो तो जरूर, केस आपके सामने वकील तो पेश खटक हो, साहब, 8 जरा केसेस हो, में जमानत भी तो इसी कोर्ट ने दी थी जिस पे आप लोगों ने मिठाइयां बांटी। नहीं, वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले की थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब से मौजूदा जो डोगर चीफ जस्टिस आया है इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब से लेके अब तक तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं कि जो इमरान खान साहब के अलकादर ट्रस्ट का जो केस है वो और इसके अलावा जितने भी केसेस है इमरान खान साहब के, उनको नहीं लगा रहा, नहीं सुन रहा उन केसेस को। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए आप लोगों का क्या लाया अमल है? अपोजिशन इत्तेहाद आप लोगों ने जो 27 तरमीम आपको पता है वैसे कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या है? जी, उसके अंदर जो बिलावल साहब की ट्वीट के हिसाब से हमने देखा वो तो यही था जिसमें एनएफसी अवार्ड की बात की गई थी। उसके अंदर हमने पॉपुलेशन नहीं नहीं प्लानिंग नहीं जी, जी जी वो असल में 26वीं यानी तरमीम में भी इन्होंने रिकमेंडेशन ज्यादा डाल दी थी चेंजेस की। तो फिर बिलावल को या पीपल पार्टी को वो सेफ एग्जिट देने के लिए उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जी 7-8 चीजें तो हमने रिमूव करा दी, और मौलाना साहब के साथ मिलके उन्होंने वो एक ड्रामा किया। और अब भी इसी तरह है, जो करने की चीजें हैं वो सारी हो जाएंगी। ये एनएफसी वाला, ये 18वीं तरमीम वाला, ये सारा जो था, ये इनिशियली जो ड्राफ्ट इन्होंने दिया था या जो इनिशियली ड्राफ्ट किया होगा इन्होंने, हमें तो नहीं पता, क्योंकि ना तो हमें किसी ने ड्राफ्ट दिया है, ना हमारे साथ शेयर किया गया ड्राफ्ट है, अभी तक और आया ना भी हमें नहीं है। पता है। आज नहीं, हमें नहीं पता। काबीना में पेश करना था, काबीना का इजलास ही कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो जो अभी सीएसी एक चीज है नहीं, सीएसी ने मौजूद मुस्तरद नहीं है, कर मैं दिया उसके ऊपर उसको। क्या कमेंट्स कर सकता हूँ? नहीं, मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ? हाँ, जिधर सूबों की हकूक की बात आएगी, अगर इन्होंने 18वीं तरमीम को कंप्रोमाइज किया तो इस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है या जो सिंध की अवाम है, वो उसके ऊपर हम भरपूर इसको रेजिस्ट भी करेंगे, क्योंकि हम अपने हकूक के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। शायद हम खटक बिल्कुल साहब, जीरो एनएफसी कॉपरेशन अवार्ड जो करेंगे। है इटसेल्फ एक सूबाई खुद मुख्तारी की सबसे बड़ी गारंटी थी, और अगर उसको हटा लिया तो वो जाएगा तो वो तो नहीं, किसी भी वो सूबे को एक्सेप्टेबल नहीं अब होगा। अभी अगर बिलावल भुट्टो ने इन चीजों को अपने मर्जी से शामिल कराया हो कि जी आप ये चीजें डाल दें, और बाद में मैं इन चीजों का क्रेडिट लूं कि जी मैंने ये रिमूव करा दिए, तो शायद क्योंकि वो है फिक्स मैच है, तो फिक्स मैच तो ये लोग खेलते रहते हैं, तो किस चीज का इनको क्रेडिट दे? जब ड्राफ्ट आएगा उसके बाद इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकेंगे। अभी खुद से मैं जो हूं, मैं अभी किसी एक प्लेयर के साथ ट्वीट कर दूं कि जी कल मेरा मैच है और मेरा आसिम जो है उसके साथ बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है, और रात को मैं कॉल करूं कि आसिम आपने मैच हारना है हर सूरत में, क्योंकि मुझे अपने नंबर बनाने हैं, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आप मेरे साथ आपका ताल्लुक है, तो कल वो आप मैच जो है वो आप हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिक्स मैच है। इसी तरह ये भी फिक्स चीजें हैं, पहले से फिक्स करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमने ये चीज रिमूव करा दी, वो चीज रिमूव करा दी। असल में वो करने की नहीं होती। जो चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चीजें इस तरमीम में करने की होंगी ये वो वैसे भी करा लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, मुलाकात का जो तस्करा है काफ़ी तवालत पकड़ गई है, ये मुलाकात सीएम के पीके की और बानी पीटीआई के हवाले से। मौलाना साहब कहते हैं जो पिछली मुलाकात हुई थी, यानी जिसके ऊपर एक पहले भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, मुलाकात नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा था मैंने कराई थी और इन्होंने माना नहीं पीटीआई वालों ने, अभी भी मैं करा सकता हूँ। मुलाकात कराएं ना कराएं
फर्क नहीं पड़ता अब इनसे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस है, जो हिदायत है, वो मिल रही हैं टाइम टू टाइम। हाँ, जब पार्टी उनका नाम भेजती है मुलाकात के लिए तो वो उनको जाना होता है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे वकीलों के साथ बैठ के जो रोटा बनाया था कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन फैमिली और वकला की मुलाकात होगी, जुमेरात वाले दिन जो है पॉलिटिकल लोग मिलेंगे। तो जिस दिन भी उनका नाम आता है वो आते हैं मुलाकात के लिए, जैसे बाकी हमारे पार्टी के लीडर्स आते हैं, बाकी दोस्त आते हैं, इसी तरह चीफ मिनिस्टर भी आ जाता है। तो अगर वो ये मुलाकात नहीं कराते तो जो डायरेक्शन है इमरान खान साहब की, वो तो फैमिली के थ्रू, वकला के थ्रू ऑलरेडी हमें मौसूल हो रही, और खान साहब ने बोल भी दिया है कि सलमान अकरम राजा के थ्रू जो है वो पार्टी की डायरेक्शन आएंगी। और अगर कोई पर्सनल इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को कोई चीज कन्वे करनी होती है तो वो पैगाम आ जाता है। तो अभी इतना ज्यादा जो है मुलाकात के हवाले से, हाँ, एक कारकुन की ख्वाहिश जरूर होती है कि उसकी मुलाकात जो है अपने लीडर से हो, और फिर जब आप एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास से आपका बिलोंग हो और आपका लीडर आपके ऊपर इतना बड़ा एतमाद करे कि आपको वो चीफ मिनिस्टर बनाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस बनाए, इतना आपके ऊपर एतमाद करें, तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मोहसिन से जरूर मिले। लेकिन इनका जो बेसिकली इनको डर ये है कि सोहेल अफरीदी जो है उनकी मुलाकात हो जाएगी चीफ मिनिस्टर की इमरान खान साहब के साथ, और तो वो कोई कॉल ना दे दे, लॉन्ग मार्च की तारीख ना दे दे। तो अगर इमरान खान साहब ने कोई कॉल देनी हो, कोई तारीख देनी हो, तो वो किसी भी थ्रू हमें कन्वे भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो वो जब हमने मार्च करना हो, जब हमने कोई प्रोटेस्ट करना हो, तो वो तो फिर हम उनके डायरेक्शन जो किसी भी थ्रू से हमें आ जाए वो तो हम वैसे भी कर लेंगे। लेकिन गिला जरूर है, और ये वक्त बदलती देर नहीं लगती, और जब वक्त आएगा तो फिर ये चीजें ऑन रिकॉर्ड पड़ी हैं, तो फिर आप ही मीडिया के ऊपर इन चीजों को आप चलाएं। जी शाहिद साहब, इसमें एक और भी चीज़ आती है कि आपकी जो कुर्बत है, बल्कि अगर हम नए चीफ मिनिस्टर की बात करें सोहेल अफरीदी साहब के साथ, वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये मुझे बताएं कि आपने क्या महसूस किया है, कौन सा अनफिनिश्ड बिजनेस था जो अली अमीन गंडापुर अधूरा छोड़ गए, या जिसकी वजह से उनको तब्दील किया गया और वो ये पूरा करेंगे? वो ऐसा कौन सा काम है? इमरान खान साहब की पार्टी है, वो वही फैसला करते हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर रहना है, किसको नहीं रहना। देखिए, अली अमीन गंडापुर ने अपनी भरपूर कोशिश की, जितना पॉसिबल था उन्होंने किया। लेकिन जो ड्रोन हमले थे, या जो जेट बमबारी थी, या जो ऑपरेशन का मामला था, शायद खान साहब के जहन में या उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी सही तरीके से उन्होंने उसको टेकअप नहीं किया। और बहुत से और भी इश्यूज थे जो इमरान खान साहब को रिपोर्ट हुए विद इन पार्टी, तो उन्हीं चीजों के ऊपर इमरान खान साहब ने फैसला किया है। और सोहेल अफरीदी जो है उससे हमें तवक्को है, वो एक फ्रेश नौजवान है, इंशाल्लाह वो सूबे की गवर्नेंस को भी बेहतर करेगा, जो अमन व अमान की सूरत हाल है इसमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेगा। और इंशाल्लाह हम यही तवक्को रखते हैं कि वो सूबे के बेहतरी के लिए मुख्तलिफ चीजें करेंगे, जिससे गवर्नेंस बेहतर होगी। जो आपको पता है कि पाकिस्तान में करप्शन भी एक बड़ा सीरियस इशू है, उसके खिलाफ वो बड़े जबरदस्त इकदाम भी उठाएंगे करप्शन के रोकथाम के लिए। वो एक बड़ा अहम सवाल है शाहिद भाई, एक बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त हम KPK के हालात बदस्तूर बिगड़ते हुए देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, दहशतगर्दी के हवाले से। आपको क्या लगता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिर्फ अकेले इन मामलात को काबू कर सकती है? क्योंकि कल बन्नू के अंदर जो हालात थे वो भी बड़े अफसोसनाक थे, और जिस तरह वहाँ पर बाकायदा हमने देखा कि मतभीड़ रही या जंग होती रही सिक्योरिटी फोर्सेस की और दहशतगर्दों की, तो इसमें तो जब तक सूबाई हुकूमत साथ नहीं होगी तो एक मुफस्सल ऑपरेशन या फिर मुफस्सल इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, काइनेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकता। पहली बात ये कि बॉर्डर कंट्रोल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और हमारी फोर्सेस ही बॉर्डर कंट्रोल करती है, तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है। और नंबर सेकंड ये कि जो अमन व अमान की या जो दहशतगर्दी की जो लहर है, देखिए हम चाहते हैं कि हमारी सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल जो है शायद भाई माजरत, मुदाखलत के लिए माजरत, हम ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और इदारे ही काम करते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं तो नारा ये लगता है कि कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मासूम लोगों की जानी नुकसान हो रहा है, वो हमारे भाई हैं, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये आपने अपने सवाल में आपने खुद जवाब दे दिया, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें। देखिए, हमें क्या है, हम ये कहते हैं कि आप जब ड्रोन हमले करते हैं, जब ड्रोन हमला होता है, और जब भी कहीं पे भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी यहाँ पे दहशतगर्द हैं, और वो या चले जाते हैं या मौजूद नहीं होते, या अगर मौजूद भी होते हैं, तो जब आप जेट बमबारी करते हैं या ड्रोन हमले करते हैं तो उसके नतीजे में कोलेटरल डैमेजेस होती हैं, उसके नतीजे में आम शहरी बेगुनाह
लोग शहीद होते हैं, उसमें खवातीन शहीद होती हैं। इसी तरह जब आप जेट बम्बार करते हैं, अभी लास्ट टाइम जो वादी तीरा में जो इंसिडेंट हुआ, उसमें 16 बेगुनाह लोग जो थे वो शहीद हो गए। देखिए, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे सूबे में दहशतगर्द हो, हमारे सूबे में दहशतगर्दी हो, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बॉर्डर पर लोग जरूर आए हैं या बसाए गए हैं या सेटलमेंट हुई थी या जो भी था, लोग तो जरूर आए हैं, लेकिन हमारे तरीकेकार के ऊपर इख्तिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि मकामी लोगों के साथ जरगे करके, मकामी लोगों को अनबोर्ड लेके, उनकी सिफारिशात लेके, उनको इत्मीनान दे के, उनसे इत्मीनान लेके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अनबोर्ड लेके, हमारी पुलिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले 16-17 साल से इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। हमारी पुलिस की बड़ी कैपेसिटी है इन इश्यूज के ऊपर। अब उनको वेल इक्विप्ड करके बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी ऐसी आपको वो सक्सेस स्टोरी दे सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा उनको वेल इक्विप्ड करें, हम तो अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम असला भी दे रहे हैं। अभी हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसके लिए असला भी खरीदा ताकि हमारी पुलिस जो है उनकी तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए बड़ी जरूरी है। इन तमाम चीजों को देख के आसिम भाई, जो सबसे नुकसानदेह बात है या जो सबसे डिफिकल्टी आ रही है इस पूरी प्रोसेस में, वो इत्मीनान साजी का है। देखिए, हमारे इससे पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हम सेटलमेंट करेंगे, और दूसरे अभी मौजूदा जो क़यादत है एस्टेब्लिशमेंट की या जो हमारी फोर्सेस की जो सरबराहान है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें सेटलमेंट नहीं करना, हमने इनको खत्म करना है। तो जब आपने 21 बड़े ऑपरेशन किए, हजारों की तादाद में छोटे ऑपरेशन किए, जो जिसको ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कहते हैं, तो उनकी उनकी अगर अगर वो कामयाब थे तो दहशतगर्द क्यों आए? अगर वो नाकाम थे तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर फिक्स होती है? अच्छा, हम चाहते हैं मुझे कि एक बात बताइए, क्योंकि एज पर माय नॉलेज इज कंसर्न, इट्स बीन लाइक 26 इयर्स आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, और इसमें मेरा जो ऑन बोर्ड होके फुट ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। मैंने केपी के बहुत सारे ऑपरेशंस देखे, जिसमें खैबर एजेंसी 1, 2, 3, 4 है, राह रास्त ऑपरेशन है, राह निजात ऑपरेशन है, ज़रब अज़्ब है, रद्दुल फसाद है। शायद सब जो दहशतगर्द होते हैं वो ह्यूमन शील्ड के तौर पे वो ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाते हैं। पिछले दिनों तीरा का आपने वाक़या बयान किया, वहाँ पे उन्होंने एक बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री बनाई हुई थी और लोगों के घरों के करीब वो बनाई हुई थी, जिसके ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पे लोगों का जानी नुकसान हुआ। दूसरा, एक टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क है जिसका नेक्सस है बॉर्डर के उस तरफ भी और इस तरफ भी, जिसमें लोकल अमायदीन और पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग है, जिसमें दहशतगर्दी और जिसे कह सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी आती है। ये तमाम चीज़ें सारी नार्को मनी जो है उसके अंदर शामिल है, दहशतगर्दी के अंदर। इसके लिए आप लोग क्या स्टेप ले सकते हैं? अगर आप हुकूमत या इदारों के साथ ताउन करेंगे तो ये काम कामयाब होगा ना? पहली बात ये कि जिस एरिया का आप जिक्र कर रहे तीरा, ये किसके कंट्रोल में है आजकल? जी, फोर्सेस के कंट्रोल में होता है डेफिनेटली। जब फोर्सेस के कंट्रोल में है, तो अभी अगर वहां पे कोई ड्रग्स या कोई चीजें वहां पे उग रही है, किसकी जिम्मेदारी बनती है उनको उसको खत्म करना? तो वो तो कर रही हैं, कितने सालों उनकी से तो वहां फुटेजेस पे भी हमने देखी हैं कि जिसमें उनको तलफ किया जा रहा है, पूरी पूरी फसलें तबाह की जा रही हैं। 100% तलफ किया है। 100% तलफ किया जा रहा है, ड्रोन्स के जरिए स्प्रे किए जा रहे हैं, बंदे मैनुअली ऑन ग्राउंड जाके उसको खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फिर तो खत्म हो गई है ना ये चीज, फिर तो वो नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो अगर नहीं होगी तो फिर कहां से इसकी फंडिंग हो रही है? लेकिन शायद खटक साहब, तकरीबन 1600 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है, ये पोरस बॉर्डर है, इसके अंदर आपको बहुत सारे पैचेस मिल जाते हैं। जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ये एक मखसूस इलाका है वादी तीरा का, वो इतना लंबा नहीं है। वो शायद 20-25 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं होगा, या 30 किलोमीटर होगा, या 40 किलोमीटर होगा। वो 1500-1600 किलोमीटर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर अगर मैं मैक्सिमम कर दूं। तो ऐसा है आसिम साहब, मैं आपको इस इशू के ऊपर थोड़ा समझाऊं। देखिए, आपने जनरलाइज चीजें नहीं रखनी होती कि जी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? नाम दे, सबूत दे और एविडेंस दे, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व है, आप नाम नहीं दे रहे, आप बता नहीं रहे, आप जनरलाइज एक एलिगेशन लगा रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये तो गलत है। देखिए, वो तो किसी भी जमात का हो सकता है ना खटक साहब, देखें वो तो किसी भी जमात का हो सकता है, ये जनरलाइज नाम दे ना। हाँ, नाम दे, नाम बताएं, एविडेंस दे। अगर आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे या मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, तो मैं कोई सबूत भी दूंगा ना। ये तो देखें, ये तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी सूबाई हुकूमत वहां पे मौजूद है, आपके लिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और उसके अंदर ये बात एक नेक्सस के हवाले से आया है। ये मर्ज से कब मर्ज हुए केपी में? कितना टाइम हो गया उसको? कितने हार्डली 4 साल 4 साल हुए होंगे तकरीबन।
4 साल हुए हैं, तो उससे पहले कौन कर रहा था ये चीजें? फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। क्या हमारी हुकूमत थी फेडरल में? क्या वहां पे हमारे ही मैनेजिंग पीएस थे? ठीक, शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया, आप हमारे साथ रहे। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हम लेते हैं वक्फा, उसके बाद अपने अगले गेस्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी अच्छा, 27वीं तरमीम का चर्चा है और इसके ऊपर हम देख रहे हैं दाव पेच और इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अली गौहर बलोच साहब, अपोजिशन का जो इत्तेहाद है आप लोगों को कितना टफ टाइम दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ऑपोजिशन इत्तेहाद की या टफ टाइम की नहीं है। बात यह है कि हमारा मुल्क जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है और जिस तरफ का हम सफर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ कर रहे हैं, हमने देखना है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमने वो कैसे अचीव करने हैं। देखिए, साल साल से हमारे मुल्क के अंदर जो हालात रहे, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों एक हुकूमत लाई गई और जिसने बड़े शान ख्वाब दिखाए गए, कितने लाख अरब डॉलर बाहर से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, कितने लाख घर बन जाएंगे, बाकी सारे पाकिस्तान के सियासतदान चोर और डाकू हैं और वो पवित्र हैं। जब उनको बिठाया गया तो उसके बाद जो मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ, जो मुल्क की सियासत के साथ हुआ, जिस तरह अनारकी और इंतशार फैला, जिस तरह से नफरतों के बीज बोए गए, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं। और खास तौर पर खारजी महाज के ऊपर तो हम बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गए। मिडल ईस्ट ले लें, साथ ही साथ आप अमेरिका का देख लें, यूरोप का देख लें, चाइना का देख लें, बांग्लादेश का देख लें, अपने सराउंडिंग के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ आप, हत्ता कि हर दूसरे मुल्क को हमने, चाइना जैसे दोस्त मुल्क को भी हमने नाराज किया, सी पैक को रोल बैक किया। तो इन हालात में आके जब एक आईनी तरीके के साथ ये हुकूमत बनी, तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान माशी तौर पर शदीद बहरानों का शिकार था। IMF के मुआहदे जाती दफा सोप टाज करके गए, कह के गए कि माइंस बिछा रहे हैं, और उन मुआहदों को जो है वो रिव्यू करना ही एक बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान को ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही बस डिक्लेयर नहीं हुआ था। अली भाई 27वीं तरमीम के ऊपर मैं आऊँगा बराह रास्त, क्योंकि हम बात उसी के हवाले से कर रहे हैं। 26वीं की गई, जिन मुश्किलात से की गई, जिस तरह मौलाना साहब को मनाया गया, जिस तरह बंदे तोड़े गए थे, जो कहा जा रहा था कि शायद तोड़ दिए गए, नंबर गेम पूरा है, अभी भी वही वाशगाफ अल्फाज में फैसल वाडा ने बयान कर दिया। आपको लगता है अभी मौलाना साहब से भी आप लोगों ने मदद तलब कर ली है? क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह रजिया गुंडों में फंस जाती है ना, 18वीं तरमीम को बीच में डाल के पीपल्स पार्टी को ऐसे फंसा दिया है। उनकी रेड लाइन आप अगर क्रॉस करेंगे तो वो आपका साथ छोड़ देगी, और क्या पता हो सकता है कि हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम हो जाए, क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी का साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात ये है कि बड़ी सिंपल बात है आसिम साहब, एक तो कि ये कहना कि 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, देखें नंबर ऑफ गेम्स है और उसमें जाहिर है कि नंबर ऑफ गेम पूरी होगी तो तरमीम होगी, अगर नंबर ऑफ गेम पूरी नहीं होगी तो तरमीम नहीं होगी। तो उसके लिए बड़ी सिंपल बात है कि जाहिर है कि अगर लोग पूरे हो जाएंगे तो फिर तरमीम। देखिए, साग डार साहब ने सेनेट में तकरीर की, उन्होंने कहा मुशावरत और इसके ऊपर कंसेंसस के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उन्होंने साफ कहा कि इसको मुसवदा पहले डिबेट के लिए पेश किया जाएगा, कमेटियां बनेंगी और मामलात होंगे। लेकिन यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी सिरे से ही इसके खिलाफ नज़र आ रही है, सिवाय आर्टिकल 243 के। उसके अलावा उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मंजूर, और इस सूरत में तो ये एक शिक के साथ बाकी शिकें ख़त्म कर देंगे तो फिर तो वो तरमीम ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो आप लोगों को तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कंसेंसस के अलावा, यानी कि बंदे तोड़ें और बिल्डोज करते हुए इस तरमीम को पास करवा लें। नहीं, ये कहना कि बिल्डोज करते हुए, बिल्डोज तो हो नहीं सकता ना। जाहिर है कि तरमीम के हक में वोट चाहिए, और वोट भी पार्लियामान के मेंबरान के चाहिए, तो उसको बिल्डोज तो नहीं किया जा सकता।
नंबर 2। दूसरी बात ये है कि यही तो मतलब है सियासत का, आप कह लें कि एक आप जब हम बात करते हैं बिल्डोज ना करने की, जब मुशावरत का अमल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ सिक्कों के साथ मुखालफत कर रही है दीगर पार्टी, उन्होंने खुला ऐलान तो किया जी, खुला ऐलान किया। वो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये एक साफ बड़ी क्लियर बात है। जाहिर है अभी मुशावरत का अमल जारी है। आपको याद होगा कि जब 26वीं तरमीम हुई थी तो उसमें भी शिक्के तब्दील की गई थी मुशावरत के बाद। सर उसको तो श्रिंक कर दिया गया था ना, 54 से उठा के 26 ले आए थे। देखे ना, वही मैं तो वही शिक्के तो अब दोबारा आ गई हैं। बात तो वही है, जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर की बात है, उसमें और चीजें आ गई हैं, आईनी बेंच के हवाले से आईनी कोर्ट की बात आ गई है। काफी कुछ आसम साहब उस वक्त हो गया था ना। तो ये बिल्डोज तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्डोज किया गया। आपको याद है कि मौलाना साहब के पास पीटीआई वाले गए, वो मानते ही नहीं है। इन्होंने अपनी मर्जी से शिक्के तब्दील करवाई मौलाना साहब के जरिए, और जब वोट देने की बारी आई तो मौलाना साहब को भी छोड़कर बात। तो वो अभी भी नहीं मानते भाई, मौलाना साहब भी यही शिकवा कर रहे हैं कि वो उस वक्त मान गए थे और अब क्यों नहीं मानते। वो देखे ना, अभी तो मुशावरत का अमल जारी है। अभी ये कहना कबल वक्त है कि कोई मतलब है कि पीपल्स पार्टी मानेगी नहीं मानेगी, मौलाना साहब मानेंगे नहीं मानेंगे। जाहिर है कि जब मुशावरत का अमल होगा, मुशावरत का क्या मतलब है, आईनी और कानूनी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यही है ना कि डिबेट के लिए पेश किया, पेश करने के बाद देखा जाए कि किन पर इत्तेफाक राय होता है। अगर जाहिर है कि अगर मौलाना साहब उसके हक में वोट देंगे, पीपल्स पार्टी उसके हक में वोट देगी, तो उस मशावरती अमल के जरिए हो सकता है उस तब्दीलियां की जाए। अब अली गौर साहब, इसमें कुछ चंद जो शिके हैं जिसके बारे में हमें अभी तक पता चला है, उसमें यह है कि वफाकी हुकूमत ने मुजवज़ा आइनी तरमीम का इब्तदाई मुसवदा जो है वो तैयार किया है। उसके अंदर दिफाई कमांड में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बजाय 9 रुकनी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी जा रही है। जजों की उम्र 68 साल से बढ़ाकर 70 साल की जा रही है। NFC में वफाक के हिस्से में 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है जो सूबों से लिया जाएगा। तालीम और सेहत दोबारा वफाक को देने की बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में कमी की मुखालफत की है, ये तो उन्होंने कल भी बात की है। जो बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़श्ता रात ऐलान किया, उसको गौर से अगर आप उनके अल्फाज को सुने तो वो अल्फाज जो हैं बड़े बामानी अंदाज में उन्होंने अदा किए। देखिए, सबसे पहले जिसकी वजह से आपका कैबिनेट का आज का इजलास नहीं हुआ। जो आईनी अदालत है उसके सबसे बड़े तो मैं समझता हूँ कि जो आप कह लें कि जो उसकी फेवर में या जो उसको पास करवाना चाहते हैं वो बिलावल साहब के बाद, वो पीपल्स पार्टी का आप मुतालबा भी कह सकते हैं। सर वो तो COD को आप रेफर कर रहे हैं ना, वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आप रेफर कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर और भी चीजें मौजूद थी ना। बात तो वो यही कर रहे हैं कि COD आप कोट करते हैं, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीजें हमने कही थी वो कहें। तो देखिए, बाकी चीजें जो अभी पेश की गई है, जाहिर है मुशावरत का अमल पीपल्स पार्टी के साथ जारी है। यही मैं कह रहा हूं कि ये अभी बातें सारी कबलत वक्त है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये 26वीं तरमीम है, उसके बाद 27वीं आई है, उसके बाद 28वीं तरमीम भी आनी है जी। ये तो ऐलान हो चुका है, फैसल वाडा कर चुके हैं कि 28वीं भी आएगी। वाडा साहब ने किया 28। और जाहिर है पार्लियामान का काम कानून साजी करना है, आइन में तरमीम करना है, मतलब वो तो एक पार्लियामान का एक आईनी हक है ना, वो करेंगे। और मुशावरत का अमल भी हक है, तो मुशावरत इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जारी रहेगी। अली भाई, एक चीज मुझे बयान कीजिएगा कि अगर पार्टी की मेजॉरिटी हो जाती है या 2/3 अक्सरियत चले इत्तेहादी जमातों के साथ मिल जाती है आपको, या किसी भी वजह से आपको मिल जाती है, कहा यह जा रहा है कि कानून को मोम की नाक बनाने की कोशिश की जाती है, अपने फेवर, अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, अपनी पावर्स को तक़वियत देने के लिए ऐसी कानून साजी की जाती है जिसमें ना वो शिकंजे में आए और उनके इक़्तिदार को कोई छेड़ भी ना सके। ये इल्ज़ाम क्यों है फिर आप पे? नहीं, देखिए, इल्ज़ामात लगाने आसान है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप NFC की बात कर लें, ठीक है, आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी तफदात होंगे, बिल्कुल हर पार्टी का वो एक हक है कि वो अपने तफदात का या अपनी तजावीज़ का इजहार कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये देखें कि ये इस वक्त आपका जो वफाक है, अगर एक आम फहम ज़बान में समझाया जाए तो आपका वफाक कमज़ोर हुआ है। जो आपके सूबे हैं वो मतलब है कि सारा शेयर तो उनको जाता है। मुझे ये बताएं, आप IMF से कर्जे लेते हैं,
उन कर्जों को वापस कौन करता है? वफाक करता है। वफाक के पास तो जो कुछ आता है वो सूबों में बांट देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने अपने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब हो, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मरकज में भी बैठी हैं, सूबों में भी बैठी हैं। तो जाहिर है कि अगर आप अपने मुल्क की मईशत को कमजोर करेंगे तो सूबे कहाँ तक सर्वाइव करेंगे? क्या अगर ऐसा होगा कि आप वफाक को मजबूत करना चाहेंगे सूबों के मुकाबले में? मुआशी तौर हम ये चाहते हैं कि उसमें बैलेंस रहे। हम ये चाहते हैं कि उसमें बैलेंस सूबाई खुद मुख्तारी की मेरी बहाल बात है। को जरा गौर से सुनिएगा। क्या अगर वफाक को सूबों के मुताबिक आपने कहा कि कमजोर किया गया था, उसको मजबूत करेंगे आप, सूबों के इख्तियारात वफाक को वापस मिलेंगे? और अगर इतराज उठाने वाले कहें कि जी वफाक की रखवाली भी हमें दे दें आप, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, बात ये है कि जो हमारा एनएफसी है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं तो बिल्कुल मेरा तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि इसमें रिव्यू की जरूरत है और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। उनको चाहिए कि इन चीजों को जो है वो अना का मसला बनाए बगैर इस चीज को मेरिट पे देखें कि आपने अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत किस तरह करना है। ठीक हो गया। अगर मुझे देखें, सूबे अपने शाना अखराजात करते हैं लेकिन सूबों पर जिम्मेदारी कोई नहीं है। कोई ऐसा टैक्स है जो सूबों के जरिए कलेक्ट हो और आपके कर्जे वापस होते हो? वफाक के ऊपर है। तो फिर आप देखें, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसके बेनिफिशियरी हों लेकिन आपको मुल्क की मईशत संभालने के लिए, वफाक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन ना हो। और उसको सारे को रोल बैक तो नहीं, आपने खुद कहा कि 10% की तजवीज है, तो 10% तो कोई इतना बहुत बड़ा शेयर नहीं है। नहीं, देखिए 10% और वो किसी एक सूबे पर नहीं, वो तो सारे सूबों पर। इन टोटलिटी अगर आप देखें 10% चारों से अगर आप निकालते हैं तो वफाक को ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज मिल जाती है। तो कोई 90% तो फिर भी सूबों के पास रहता है। लेकिन जो वफाक के पास, जो वफाक की अलामत आप कहते हैं समझा जाता है इदारा, आप ये समझते हैं कि उसको काबीना को, वफाकी हुकूमत को मजबूत किया जाएगा फिर इसके जरिए? पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि आपकी पीएसडीपी माइनस में गई। ये पाकिस्तान के पहले एक दफा हुआ था और अब ये पिछली दफा हुआ, और सिर्फ इस वजह से, ये एनएफसी की वजह। तो आपके ख्याल में जो वजह अनाद है, वजह अनाद जो है वो एनएफसी ही है? नहीं, सिर्फ ये नहीं है, बाकी चीजों पर भी पॉलिटिकल पार्टी, इंटरनेशनल डोनर्स जो आपके हेल्थ और एजुकेशन में आते हैं, तो वो फंड तो सारा सूबों को जाता है। वो करप्शन की नजर होता है, किसकी नजर होता है? वफाक हमेशा शिकायत करती है। तो आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि सूबे आपको आसानी से दे देंगे वो? बात सूबों के देने या ना देने की नहीं है, बात है अमेंडमेंट की। अगर सूबे और मुशावरत के अमल की, देखिए मुशावरती अमल के दौरान आपको पीपल्स पार्टी का मौकफ सामने आया, मौलाना साहब का सामने आया, 26वीं में भी तो ये सारे आए थे। तो फिर उसके बाद कुछ चीजें आप इमिकेबली डिस्कस करने के बाद देखें ना, इसकी जब ये पास होगी तो किस सूरत में पास हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली गौर साहब। फिर इसकी सही पिक्चर आपके सामने आएगी और पाकिस्तान के सामने आएगी। ओके। अभी तो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज है, लेकिन मुशावरत का अमल इब्तदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए अली गौर साहब, होता है क्या ये आपको भी लग पता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे, आपने अपना मौक़िफ़ हमें प्रोग्राम में पेश किया। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फ़ा, उसके बाद अपने अगले गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। खुश आमदीद कहते हैं ब्रिगेडियर साहब आपको। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है मुझे। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ अब आ रही है? आपको बेहतर आई है जी। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात का दूसरा हिस्सा था, जो 6 नवंबर वाली बात थी, उससे पहले ही जो शरारतें और साजिशें हमने देखी अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से और तालिबान की जानिब से, शोरशें दोबारा स्टार्ट हो गई। चमन बॉर्डर की बात करें, बन्नू वाला वाक़या देखें कल जो हुआ, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो कहता कुछ है करता कुछ है? हम शुरू से ये कह रहे थे इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ना इसराइलियों पे ना अफगानियों पे। देखें, बात यह है कि अफगान तालिबान आर द मोस्ट थैंकलेस पीपल, मोस्ट अनरिलायबल। ये ठेकेदार हैं, ये पैसों के डीलर हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, भत्ताखोरी करते हैं, ये पैसा इस तरह कमाते हैं।
ये रियलाइज नहीं करे कि 4 साल से आप एक अफगान जो तालिबान रजीम है ये हुकूमत कर रहे हो अफगानिस्तान के ऊपर। आप अफगानिस्तान के अवाम की जान और माल की हिफाजत करो, आप इनके इंसानी हकूक़ की बात करो, आप ख़वातीन के हकूक़ की बात करो, आप ट्रेड की बात करो। आप 4 साल में आपने कौन से दुनिया के किस मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं? इवन जो इंडिया की गोद में बैठे हुए उन्होंने आपसे ताल्लुकात कायम नहीं किए। तो आप ये भीख मांग रहे हैं तो कब तक मांगते रहेंगे? अपने आप को सेटल करें। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो आपको लॉजिस्टिक भी देता है, चीनी, आटा, फर्टिलाइज़र, अफगान ट्रांजिट, पूरा फ्रूट आपका ट्रेड आपके साथ करता है, आपको हर किस्म के मौके देता है। आपके लोग पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, आपके बीमार यहाँ आते हैं। आपको शर्म भी नहीं आती है कि दोनों तरफ पश्तून्स हैं, इंटर मैरिज हैं। हमें उनका बहुत ख्याल है अफगान अवाम का, लेकिन आपको फिक्र नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ पैसा कमाना है। और जिस तरीके से ताल्लुक ये वहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा था 50-50 है। लेट्स होप क्या होता है, क्योंकि देखें जब मुज़ाकरात आप करते हैं ना तो आप पहले फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि अच्छे माहौल में बातचीत हो। सर फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। लेकिन उनका बिहेवियर इस काबिल नहीं था कि उनके साथ मुज़ाकरात भी होते, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुज़ाकरात के आगाज़ में जो बातें की तो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। ब्रिगेड साहब, इसके हवाले से इनकी ब्रीफ हिस्ट्री है 200 साल की। द सेविज फ्रंटियर, अ हिस्ट्री ऑफ द एंग्लो अफगान वॉर्स, DS रिचर्ड्स की लिखी हुई ये किताब है जो एग्जैक्टली इनके नेचर की और इनकी हरकतों की और इनकी फितरत की अक्कासी करती है किताब, जिसमें तारीख में ये लिखा हुआ है कि ये अपने आप से सगे नहीं हैं। और मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो यहाँ तक कहते हैं कि एक दूसरे की मुखालफत और इक़्तिदार की हवस में अपनी औरतें पेश करते रहे हैं जो इन्वेडर्स आते रहे उनको। देखें, बात यह है कि मुझे ये बताइए पाकिस्तान ने क्या कुछ किया इनके साथ? रशियन को पुल आउट करने में पूरी मदद की अमेरिकन से मिलके, फिर अमेरिकन जब आए फिर भी हमने इनकी मदद की। इनको ज़रा से इदराक नहीं है। जब ये अमेरिकन यहाँ से गए, हमने इवैक्यूएशन में सारी इनकी मदद की, हमने इनकी सफारतकारी की, यहाँ तक कि अमेरिकन को कहा, यूरोपियन यूनियन को, जी इनके जो पैसे $9 मिलियन को दे दें ताकि ये अपना काम करें, सब कुछ करें। इनको उसके बाद इनकी हमने सफारतकारी की, इनको हर किस्म का हमने सपोर्ट सर OIC का इजलास लेकिन ये ऐसे बुलवाया हमने पाकिस्तान में फौरी तौर पे इनकी मदद बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन ये बिल्कुल थैंकलेस है। ये कहते हैं अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार हैं। ये क्या ये जो काफरों के साथ, जो हिंदुओं के साथ मिले हैं जाके, जो मुसलमानों को हाल देखे, सर वो हिंदू जो इनको टेररिस्ट कहते थे, जिनकी किताब में ये आज भी तालिबान टेररिस्ट हैं। तो इसलिए ये इनको मेरे ख्याल में अब इनको अगर ये आज खुदा ना खासा कम मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने गारंटर्स देखे थे जिसमें कतर और तुर्किया की जानिब से थे, और उसके बाद यहाँ तक हुआ था कि एक रिकग्निशन का और एक वेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म होगा, जुर्मानों तक की भी बात हुई थी। आज हमने अपनी फुटेजेस कल के वाक़यात की और आज के वाक़यात की, चमन बॉर्डर की भी, स्पेन बुल्दर की भी दिखा दी हैं और वो पेश कर दी गई हैं। और उसके बाद अब अफगानिस्तान के पास राय फरार नहीं है कोई भी। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, राय फरार तो उस वक्त होना जब आपकी विलिंगनेस हो, आप सिंसियर हो, अपने मुल्क से सिंसियर हो, अपने अफगान अवाम से सिंसियर हो, फिर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बात कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान जो टीम गई हुई है, हमने हर जगह पर अमन को मौका दिया, हमने बात की, हमने कहा जी ठीक है, हमने एक एजेंडा पॉइंट रखा और तो कोई बात ही नहीं की जी। और ये बिल्कुल एक जायज़ है। ये तो जनमा में भी चार्टर्ड के ऊपर भी है कि जी हर मुल्क का राइट है कि अपने मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी या अटैक करता तो वी हैव टू रिटेलिएट। इवन देन हमने रोका हुआ था। और इसमें नुकसान देखें, अगर आज डेडलॉक होता है और वो ये बातें नहीं मान रहे हैं तो नुकसान किसको होगा? अफगान अवाम को होगा। अफगान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव रियली लॉट ऑफ सिंपैथी। उन्होंने बड़ी मिजरी गुजारी हुई। इसी हरदर्मी से की वजह से अगर ये प्रॉब्लम होती है देन वी हैव टू एक्ट एज अ हार्ट से, जो हमने कहा वी विल टेक ऑल द मेजर्स, ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स जो हमारे पास हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे टेररिज्म को रोकने के लिए, इन ख्वारजियों को मारने के लिए, इनके कमांडर्स को मारने के लिए, इनकी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। अगर हमने पहले इनके साथ अगर इतनी बड़ी फौज को हम ये बुरा हाल कर सकते हैं तो यू डोंट थिंक कि हम इनका क्या हाल करेंगे? इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इनको समझ आनी चाहिए।
ब्रिगेड साहब, इसमें रिजीम चेंज की ऑप्शन की भी बात हो रही थी और अंदर से इनके अपने अंदर जिसे कहते हैं ना ताकत के जो वॉर लॉर्ड्स हैं उनके अंदर धड़े हैं और वो भी आपस में लड़ रहे हैं। उधर खाना जंगी की भी कैफियत नजर आ रही है। देखिए उसमें तो पॉसिबिलिटी यही है कि जब अगर ये नहीं मानते और पाकिस्तान इनको हर तौर पे इस्तेमाल करता है, इनको हम सॉर्ट आउट करते हैं थ्रू ड्रोन्स, थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक, ऑल अवेलेबल मीन से, दैट इज अ टाइम व्हेन दे आर सॉर्टेड आउट अफगान तालिबान भी और अफगान फर्जी भी, तो दैट इज अफगान अवाम को सोचना चाहिए कि उनके क्या बेहतर है। क्या उनके लिए सारी जिंदगी मिजरे भी हैं? क्या उनकी खवातीन का कोई कसूर है कि वो को पढ़ ना सकें, जॉब ना कर सके? इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या इंसानी हकूक की पामाली होते रहे? क्या वो बेचारे उनका कारोबार तबाह होता रहे, उनके बच्चों को तालीम ना मिल सके? या वो खुद खड़े हों और इस रजीम को डेमोक्रेटिक तरीके से चेंज करें और अपनी की जो आपके पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेकर आए, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट लेके, हजारा तारीख सब आ जाए उसके अंदर, और फिर इनका एक हुकूमत हो जो देखे ना। 4 साल में इन्होंने किसी एक मुल्क से सफारती ताल्लुकात कायम किए? क्या इन्होंने इंडिया से सफारती ताल्लुकात किए जो सबसे इनके नजदीक घुसा हुआ है, इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनको डरा रहे हैं, इनको काबू किया हुआ लालच दे के? दे आर स्टूपिड पीपल, दे आर थैंकलेस पीपल। इनको समझ नहीं आ रही कि इससे क्या होना। अगर हम इतनी बड़ी फौज को इंडिया का हाल करेंगे, इनका हाल क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या रह गई हैं इसके बाद? जो ऑप्शंस हैं वो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? देखिए इनके पास तो ऑप्शन अब कोई भी नहीं है। अब इनके पास ये इस बात पे नहीं आते कि अपनी सरजमीन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, देन मुज़ाकरात को तो कोई फायदा नहीं है। वी कांट, हम पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, दे हैव टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी, नंबर 1। नंबर 2, द टेरिटोरीज ऑफ पाकिस्तान, ये हमने हर हालत में प्रोटेक्ट करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम, उसके बाद टेरिटोरियल बाउंड्री, उसके बाद कोई और बात। इसलिए फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। इंफॉर्मेशन ब्रिगेड साहब ये आ रही है कि जितने भी हार्डकोर टेररिस्ट हैं जिनकी पाकिस्तान भी डिमांड कर रहा है और जो दहशतगर्दी में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे उसकी सरजमीन को, उनको सिविलियन आबादी के अंदर मिक्स किया जा रहा है, उनको थिकली हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में औरतों बच्चों के साथ उनको शिफ्ट कराया गया है ताकि अगर उनके ऊपर स्ट्राइक की जाएगी या उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो बोला जाएगा कि देखें जी मासूम जानों का ज़िया किया गया और पाकिस्तान ने सिविलियंस को मार दिया। देखें, अगर वी कैन अनाउंस गिव देम 7 days के सिविलियन पॉपुलेशन को निकाल दिया जाए 10 days, वी विल गिव द वार्निंग, वी कैन थ्रो लीफलेट्स आवाम को आगाह करने के लिए। उसके बाद अगर कोई कोलेटरल डैमेज होता है देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अफगान रजीम एंड वहाँ के जो लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसलिए फिर कोलेटरल डैमेज होता है, होगा, लेकिन नॉट, हमें बिल्कुल तकलीफ, हमें हर किस्म की हमने कोशिश कर ली अमन के लिए। हम अफगान अवाम को बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते। हमारे दिल के बहुत नज़दीक हैं, वो भी पश्तून हैं, हमारे साथ भी पश्तून हैं, इनके इंटर मैरिजेस भी हैं, तालीम भी पाकिस्तान में हासिल है। लेकिन ज़्यादातर ये अफगान जितने हैं तालिबान रजीम में सब पाकिस्तान में रहे हैं, पड़े बले हुए हैं, पाकिस्तान में कारोबार किया, पाकिस्तान के फ़ायदे उठाए हैं, अरबों की जायदादें बनाई हैं, और अब ये पाकिस्तान के खिलाफ करें। ये इस तरह के लोग हैं, ये किसी को भी नहीं पहचानते, ये हर एक को बेच के खा सकते हैं अपने मकसद के लिए। जी, वो मैंने बुक रेफर की है जिसका नाम लिया, उसके अंदर यही लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नुमाया इस वक्त नज़र आ रही है, जो इंडिया की प्लानिंग है 2 फ्रंट वॉर की, पाकिस्तान को इंगेज करने की, आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल आजमाइशी वक्त है? कोई मसला नहीं है, हमने तमाम कॉन्टीजेंसी बनाई हुई है। इंडिया की मजाल नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ पहले ना देखें। वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद देम। हमने कोई ज़मीनी अटैक थोड़ी करने हैं। हमारे पास इंडिया का 1 इंच एरिया कवर्ड है हमारी मिसाइल रेंज के अंदर। दे डोंट नो व्हाट वी हैव प्लान्ड, हाउ वी गोइंग कॉज देम इकोनॉमिक लॉस। ये डीजीएसपी ने कहा था कि हम ईस्ट में, कलकत्ता साइड पर, सब जगह पर हम वो इनका हाल करेंगे। याद रखेंगे अडवानीज की, भवानी की, इनकी वहाँ पर जो जमीन रिफाइनरीज है, देन दे विल आस्क व्हाट इज गोइंग टू डू। इसलिए ये गलतफहमी में ना रहे। ये अफगानी ने क्या करना है, कुछ भी नहीं कर सकते, गलतफहमी है इनको। कौन इनको फिंगर करे, वी ऑल नो इट। कौन अफगानिस्तान को ट्रबलसम रखने से, वी नो इट। कौन सीपेट नहीं बनाने देना चाहता, वी नो इट। पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देना चाहते, इसलिए कि आप एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है,
आपकी जियो स्टैटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी फौज बहुत लड़ाका है, इकोनॉमिक तरक्की फैसला अपने मुल्क के मफादात में करेंगे। दिस इज द थिंग जो वो नहीं चाहते। वो ये हमें सोचना चाहिए एज ए कौम, इससे पूरी कौम को यकजा होके एक दफा फैसला करना चाहिए एंड देन अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। जी ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा आप क्या समझ रहे हैं, ये मुज़ाकरात अभी डेडलॉक का शिकार हैं या मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं? मेरे ख्याल में मुझे जो शक यही लग रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब होंगे। अगर होने होते तो अब तो हालात ठीक हो गए होते, और अगर डेल्टा का शिकार होते वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द अफगान अवाम के लिए ज्यादा तकलीफ उनको होगी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के सलामती की ज़मानत पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की पाक अफवाज हैं। ये दोनों यकजा होते हैं तो बड़े से बड़े हालात और बड़ी से बड़ी मुश्किलात का सामना किया। कुदरती आफात हो या जंग हो, पाकिस्तान की आवाम और अफवाज ने मिलकर हमेशा उसका मुकाबला किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमेशा पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अफवाज हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद सब चीज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।